हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें हम ऑलरेडी 2 या आई गेस 3 फॉर्म्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, देन वी कवर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और उसके बाद हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप पढ़ा था, ठीक है। और पार्टनरशिप में हमने पढ़ी थी काफ़ी सारी चीज़ें कि पार्टनरशिप होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करी थी। पर ये जो पार्टनरशिप वाला आपका बिजनेस फॉर्म है, ये अभी भी पूरा कंप्लीटेड नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक आपका टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ आपका पार्टनर्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि पार्टनरशिप का पूरा प्रोसीजर क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म इस्टेब्लिश करने का। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो आपके 2 फॉर्म्स रह गए हैं उनको कवर करेंगे, राइट। तो मूव करते हैं हमारे टॉपिक पर। देखो, पार्टनरशिप हमने पढ़ लिया था क्या क्या होता है, सारी चीज़ें। अगर आपको वो रिवाइज़ करना है तो आप प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ओके। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप कितने तरह की होती है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है। 2 बेसिस पर हम पार्टनरशिप को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। तो कौन से 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, ड्यूरेशन एंड लायबिलिटी, ओके। इन 2 बेसिस पर हम पार्टनरशिप फर्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ड्यूरेशन के बेसिस पर तो आपके 3 टाइप्स हैं और लायबिलिटी के बेसिस पर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें याद करो अभी के अभी। पार्टनरशिप फर्म 2 बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ड्यूरेशन के बेसिस पर 3 टाइप्स हैं और लायबिलिटी के बेसिस पर 2 टाइप्स हैं। अब ड्यूरेशन के बेसिस पर, ड्यूरेशन समझ आता है, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के हिसाब से क्या क्या है हमारा, एक तो है पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, पार्टनरशिप एट विल। फिर है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, फिर है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब आप इन तीनों का मतलब समझोगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। और लायबिलिटी के बेसिस पे एक है जनरल लायबिलिटी और एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये 5 जो टाइप्स हो गए, टोटल 5 हो गए ना। तो इन 5 टाइप्स को हम समझते हैं, आपको फिर याद हो जाएगा ईजीली कि क्या क्या पार्टनरशिप आपके उसके टाइप्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, राइट। सबसे पहले हम मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया था, 3 थे, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। फिर एक होता है आपका फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, फिर है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप, डन। अब पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, विल मतलब समझ आता है ना, विल मतलब इच्छा, यानी कि ये पार्टनरशिप किस बेस पर एग्जिस्ट करती है, हमारी इच्छा पर। जब हमारा मन हुआ तब ये पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है। तो यानी कि इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड तो नहीं है ना। जब मेरा मन हुआ, जब पार्टनर्स का मन हुआ, उन्होंने आपस में सलाह की, या फिर कोई भी एक पार्टनर का मन हुआ, वो कह रहा कि नहीं यार, अब मैं पार्टनरशिप तोड़ रहा हूँ, मैं दोस्ती तोड़ रहा हूँ, तो यानी कि हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब इच्छा का पता नहीं है कि किस टाइम पे हमारी वो इच्छा जाग जाएगी, राइट, यानी कि कब हमारी वो विल जाग जाएगी। यानी कि ये जो पार्टनरशिप है, ये किस पीरियड, कितने पीरियड के लिए होती है, इनडेफिनिट पीरियड, डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित पीरियड है, इनडेफिनिट। आपको पता ही नहीं है आपकी कब इच्छा जाग जाए, या किसी भी पार्टनर की कब इच्छा जाग जाएगी कि वो आपकी पार्टनरशिप तोड़ देगा, ठीक है। इट एग्जिस्ट्स एट द विल ऑफ द पार्टनर्स की विल पर, पार्टनर की इच्छा पर एग्जिस्ट करती है, एंड एंड्स ऑन द नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स। और कब ख़त्म हो जाएगी, कुल मिला के जब किसी पार्टनर को इच्छा अचानक से जाग गई कि भाई नहीं, अब मेरे को पार्टनरशिप में नहीं हिस्सा लेना है, नहीं कुछ करना है, तो वो एक नोटिस ला करके दे देगा डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन मतलब तोड़ने का, उस पार्टनरशिप को तोड़ने का, और इसी बात पे आपकी पार्टनरशिप ख़त्म। तो पार्टनरशिप एट विल मतलब इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए,
ये किस पर एग्जिस्ट करती है? पार्टनर्स की विल पर। ये कब डिसोल्यूट हो जाएगी? जब कोई भी पार्टनर चाहेगा, उसकी विल होगी कि वो डिसोल्यूट करना चाहता है, वो एग्जिट करना चाहता है और वो नोटिस दे देगा तो ये पार्टनरशिप टूट जाएगी। सिंपल है ना। अब नेक्स्ट आता है फिक्स्ड पीरियड। अब देखो ये इसका ऑपोजिट है। पार्टनरशिप एट विल में कोई इंडेफिनिट पीरियड था, यानी कि हमको पता ही नहीं था कितने टाइम के लिए है वो पार्टनरशिप। पर फिक्स्ड पीरियड यानी कि एक लिमिटेड पीरियड होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है एक डेफिनेट पीरियड। ये थी आपकी इनडेफिनेट पीरियड के लिए और ये वाली होती है आपकी डेफिनेट पीरियड के लिए। वो डेफिनेट पीरियड कितना भी हो सकता है, पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लें। वो कह लें कि यार ठीक है, अपन ऐसा करते हैं 10 साल तक पार्टनरशिप रखते हैं, बस उसके बाद अपने अपना घर संभालेंगे, बस ख़त्म, इतनी सी बात। तो ये कब एक्सपायर हो जाएगी? ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जितने टाइम के लिए आपने डिसाइड किया, तो ये पार्टनरशिप भी खत्म। ये भी सिंपल है। एक हो गया हमारा पार्टनरशिप एट विल, यानी कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए होती है, जो कि अपनी इच्छा पर होती है। और फिक्स पीरियड मतलब जो लिमिटेड आपके टाइम के लिए होती है, डेफिनेट टाइम के लिए होती है, राइट। फिर आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब पर्टिकुलर कौन सा टाइप है? पर्टिकुलर टाइप वो होता है जब कोई लोग पार्टनरशिप कैरी करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर आपके वेंचर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मान लो कोई 2 बॉडीज़ हैं या फिर कोई 2 लोग हैं जिन्होंने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर उनका एक प्रोजेक्ट है कि हमको क्या करना है, इस एरिया में डैम बनाना है, ठीक है, डैम बनाना है। तो 2 कंपनीज़ ने साइन कर लिया, उन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। अब ऐसा नहीं है कि उनका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, उनको नहीं पता डैम कितने टाइम में बनेगा और वो अपनी विल पर भी काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको डैम बनाना ही है। ये नहीं कि डैम बनानी आधा अधूरा, एक की इच्छा हुई कि मेरे को नहीं काम करना है इसके साथ, तो उसने हाथ पीछे खींच लिया, ये भी नहीं कर सकते। यानी कि उनको काम करना पड़ेगा। उनके पास डेफिनेट टाइम पीरियड भी नहीं है और उनके पास इनडेफिनेट टाइम पीरियड भी नहीं है। यानी कि उनका पार्टनरशिप कब ख़त्म होगा? जब वो उनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही डैम बना, अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर उठा के दोनों घर, ठीक है। तो ये वाली पार्टनरशिप कैसी होती है? इट इज़ फॉर्म्ड टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर, एंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। सिंपल है। तो हमने तीनों पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। क्या है? पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तीनों क्या क्या होते हैं अब भी मैंने अच्छे से समझा दिया, राइट। अब इसके बाद आता है दूसरा बेसिस, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। पहला था हमारा ड्यूरेशन के बेसिस पर कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है। अब मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, क्या है, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। किसी अगर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो यानी कि अगर वो लॉस फेस कर रहा है या आपके जो बैंक वालों का लोन नहीं चुका पा रहा है, जहाँ से भी उसने पैसा उधार लिया है वो लोन नहीं चुका पा रहा है, तो वो जो जिन लोगों से लोन लिया है, ठीक है, वो लोग उसकी ज़मीन जायदाद नहीं हड़प सकते, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। पर जिसकी अनलिमिटेड होती है उसका सब कुछ हड़प सकते हैं, उसका ज़मीन जायदाद, उसको सड़क पर ले आएंगे अपना पैसा वापस लेने के लिए। तो जिसकी अनलिमिटेड है, यानी कि ये समझो उसके पास अनलिमिटेड जायदाद है और उसकी जायदाद अनलिमिटेड हड़प ली जाएगी। पर जिसकी लिमिटेड है उसके साथ ये सब नहीं होगा, ठीक है। अब लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर क्या है? एक है जनरल लायबिलिटी और एक है लिमिटेड लायबिलिटी। जनरल में वो आता है जिसमें सबकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। सिंपल, ठीक है, क्योंकि नाम से समझ आ रहा है। लिमिटेड लायबिलिटी में तो ऑब्वियसली लिमिटेड होगी, तो जनरल में कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी, ठीक है। तो लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, यानी कि अगर लोन नहीं रीपे किया या पैसे नहीं चुकाए या लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, तो इससे अब सबकी ही ज़मीन जायदाद ले ली जाएगी, छिन जाएगी। यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सारे ही मेंबर्स का, ठीक है। सारे ही मेंबर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सब काम देख रहे हैं। तो ये जो जनरल पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादातर, मतलब ये कह लो इंडिया में ऑलमोस्ट ज़्यादातर फर्म्स जो होती हैं वो जनरल लायबिलिटी वाली होती हैं, जनरल पार्टनरशिप होती है उनकी। अगर जितनी भी पार्टनरशिप होती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी सबकी। अगर वो लोग बैंक से लोन लेते हैं और अगर वो रीपे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक उनके सारा सामान अपने कब्जे में रख लेगी। अब बात आती है लिमिटेड लायबिलिटी की। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड एक्सेप्ट द वन, सिर्फ एक को छोड़ के। जनरल में तो सबकी ही अनलिमिटेड है, पर लिमिटेड में यानी कि एक बंदा ऐसा होगा जिसकी लिमिटेड होगी, बाकी सबकी अनलिमिटेड है।
अनलिमिटेड जनरल में भी सबकी है और लिमिटेड में भी सबकी है, पर जनरल में लिमिटेड वाला कोई नहीं है, ठीक है, लिमिटेड वाला कोई नहीं है, सब अनलिमिटेड। पर लिमिटेड लाइबिलिटी में एक बंदा ज़रूर लिमिटेड वाला मिलेगा, ठीक है, राइट। बस इतनी सी कहानी है। और ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, मतलब ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में थ्रू दिस एक्ट, आपका लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। तो हमने टाइप्स पढ़ लिए सारे, क्या क्या टाइप्स हैं जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने पढ़े कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ड्यूरेशन के बेसिस पर पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप और आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें लाइबिलिटी के बेसिस पर जनरल और आपका लिमिटेड। विल वाला क्या है, इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, जब इच्छा हुई तब खत्म, ठीक है। फिक्स्ड पीरियड के लिए मतलब एक फिक्स डेफिनेट टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद पार्टनरशिप खत्म। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट या वेंचर या प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पर ही उसको ख़त्म कर देते हैं पार्टनरशिप। और जनरल और लाइबिलिटी क्या है, जनरल में सब अनलिमिटेड है, लिमिटेड में सब अनलिमिटेड है एक्सेप्ट द वन, उसकी लिमिटेड होगी, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये जो हमने देखो अभी अभी पढ़ा ना, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके ना कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है, ऐसे कुछ खास बात नहीं है। देखो समझा देती हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्या है कि पहला आपका क्या है, लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, कम से कम एक की अनलिमिटेड होनी चाहिए। वैसे तो सबकी अनलिमिटेड है, एक को छोड़ के सबकी अनलिमिटेड है, एक की लिमिटेड है, पर कम से कम एक की तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ अदर पार्टनर्स इज लिमिटेड, अदर पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है, कितना लिमिट कितनी होती है उनकी लाइबिलिटी की, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, जितना उनका शेयर है, जितना उनका शेयर है उस हिसाब से उनकी लाइबिलिटी होगी, राइट। और बाकी सबकी अनलिमिटेड, समझ आया। अभी जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर है, देखो इसको एक एग्जांपल से बता देते हैं। जैसे कि मान लो 5 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये आपके 5 नहीं एक्चुअली 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसमें से ये दो जो हैं इनकी तो अनलिमिटेड है, राइट, और ये वाला जो है इसकी लिमिटेड है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें कि बाकी सबकी अनलिमिटेड होती है एक्सेप्ट द वन, राइट। अब इसी के साथ पढ़ते चलो कि लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, कम से कम एक तो होना चाहिए अनलिमिटेड वाला, यहाँ भी कम से कम एक तो है सॉरी। बाकी जो पार्टनर्स हैं, लाइबिलिटी ऑफ अदर पार्टनर्स इज़ लिमिटेड, इस ये जो अदर पार्टनर है इसकी लिमिटेड है। कितनी लिमिट है उसकी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स शेयर, जितना उसका शेयर होगा। फिर बात आती है जो पार्टनर्स होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी वाले, इनको हम और क्या, इनको क्या बोलते हैं, या तो हम कहेंगे इनको स्पेशल पार्टनर, काफ़ी स्पेशल है क्योंकि सिर्फ एक लौता ही है। जो चीज़ एक लौती होती है वो स्पेशल होती है ना, यहाँ पे एक ही लिमिटेड वाला होगा तो ये स्पेशल है। या फिर कहेंगे लिमिटेड पार्टनर, ठीक है, स्पेशल पार्टनर या फिर लिमिटेड पार्टनर। अभी जो लिमिटेड पार्टनर या स्पेशल पार्टनर होता है, इसको क्या बहुत सारी चीज़ों से मतलब इसको फ़ायदे नहीं दिए जाते या फिर इसको बहुत सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है। किससे दूर रखा जाता है, ही इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, क्योंकि इसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। बट ही हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, पर उसको ये हक है कि जो भी अकाउंट्स हैं आपका पूरा कच्चा चिट्टा है वो सारा देख सके, सब चीज़ें इंस्पेक्ट कर सके, ठीक है, ये उसको हक है। ही कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर हिज वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स, ठीक है, वेन एवर ही वॉन्ट्स, यानी कि जब वो चाहेगा वो तब अपनी पार्टनरशिप को विड्रॉ कर सकता है, कोई वो नहीं है ज़ोर ज़बरदस्ती। और अगर वो मर जाता है, वो उसका दिवालिया निकल जाता है या फिर वो मतलब इतना केपेबल नहीं है कि वो आगे अपना कंटिन्यू करे पार्टनरशिप, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट डज़ नॉट अफेक्ट द पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में क्या समझ आया कि बाकी सब अनलिमिटेड होते हैं, एक लिमिटेड होता है। वो जो लिमिटेड होता है उसको हम स्पेशली लिमिटेड पार्टनरशिप पार्टनर कहते हैं। उसको पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में, फर्म के मैनेजमेंट में अलाउ नहीं है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना उसको अलाउ नहीं है, पर वो अकाउंट्स देख सकता है। साथ ही साथ उसको वो मर जाए, वो कुछ भी हो जाए, कंगाल हो जाए, उसको कुछ भी हो, वो भाड़ में जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पार्टनरशिप पे, पार्टनरशिप उसको मतलब पार्टनरशिप को वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और वो जब चाहे अपना हाथ पीछे खींच सकता है पार्टनरशिप से। ये हैं आपके सारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।
राइट। अब इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, वो जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अभी जो पार्टनर्स हैं ना इनके भी टाइप्स हैं। तो अब देखो सिंपल है, अभी जो आप नाम पढ़ोगे ना, नाम से ही समझ आ जाएगा इजीली कि कौन सा पार्टनर किस तरीके का है। बहुत सिंपल है ये टॉपिक, बहुत आपको लग रहा होगा इतना सारा पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर, बहुत ईजी है, सिंपलेस्ट है। सबसे पहले देखो ये 4 नाम याद रखो सिर्फ। एक तो आपका एक्टिव पार्टनर, दूसरा है आपका स्लीपिंग पार्टनर, 2 हो गए एक्टिव और स्लीपिंग। एक है आपका सीक्रेट पार्टनर और चौथा है आपका नॉमिनल पार्टनर। अभी इन दोनों को छोड़ दो, ये जो नॉमिनल के 2 टाइप्स नज़र आ रहे हैं इन्हें छोड़ दो। कौन कौन से हैं? एक्टिव, आप देखो, हाँ अब रिकॉल करो कौन कौन से हैं। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, ठीक है। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट और नॉमिनल, राइट। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट एंड नॉमिनल। अब ये क्या क्या होते हैं? बहुत ईजी हैं, बहुत, देखो एक एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ईजी ही है ये। क्या क्या है इनका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर। अब देखो एक्टिव का मतलब समझ आ रहा है ना, कोई इंसान जो हमेशा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव होता है, वो खूब मतलब आगे बढ़ चढ़ के काम करता है, राइट। तो एक्टिव पार्टनर जो होता है वो क्या होता है? ही पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, वो कंट्रीब्यूट भी करता है कैपिटल और वो शेयर भी करता है प्रॉफिट और लॉस। इससे पहले देखो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अब पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक जाएगा, तो इसमें हम सिर्फ 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे और आपको ये 4 पॉइंट्स अगर याद हो गए, ये समझ लो आपको ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं? सबसे पहले तो आपका जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले है आपका पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, राइट। दूसरा है आपका कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, राइट, करेगा या नहीं, और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट और लॉस में शेयर कितना है, साथ ही साथ उसकी लाइबिलिटी किस तरह की है। बस ये 4 पॉइंट्स हम हर तरह के पार्टनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी से आपको मीनिंग समझना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है एक्टिव की। तो देखो एक्टिव ये चारों काम करता है। क्या क्या करता है? वो पार्टिसिपेट भी करेगा मैनेजमेंट में, वो पैसा भी लगाएगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन भी होगा उसका कैपिटल में। और जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जब कोई इंसान पैसा लगा रहा है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि प्रॉफिट हो तो मेरे हिस्से में आए, ऑब्वियसली चाहेगा। और जब वो प्रॉफिट चाहेगा तो लॉस भी उसको फेस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि खाली प्रॉफिट ले लो और लॉस ना लो। तो यानी कि प्रॉफिट और लॉस में भी उसका शेयर होता है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। ये नहीं कि पैसा लगाया, प्रॉफिट लिया, पर अगर हम लोन रीपे नहीं कर पा रहे तो तुम पीछे हट जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी लाइबिलिटी भी तुमको अनलिमिटेड रखनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर बैंक वाले हमारे सामने आते हैं मारपीट करने, हमारे से पैसा लेने अपना वापस, तो क्या करना पड़ेगा? तुमको भी अपनी ज़मीन जायदाद देनी पड़ेगी। तो एक्टिव हर चीज़ में एक्टिव रहता है, ये समझ लो। कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं? पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल, आपका प्रॉफिट लॉस में शेयर, और चौथा है आपका लाइबिलिटी। तो यानी कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड, प्रॉफिट लॉस में शेयर भी होता है, कंट्रीब्यूशन भी करता है कैपिटल में, और पार्टिसिपेट भी करता है। ये होता है एक्टिव पार्टनर। अब बात आती है सेकंड पार्टनर की, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर। अब देखो नाम से समझ आ रहा है सोता हुआ। एक तो एक्टिव है, दूसरा पैसिव रहता है, यानी कि स्लीपिंग, सोता रहता है। सोता हुआ जो रहता है, अब वो क्या करेगा? बस एक काम नहीं करता। वो क्या नहीं करता? ही डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो सोता रहता है, वो कुछ देख ही नहीं पाएगा। डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, मैनेजमेंट जो है फर्म का, वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि वो सो रहा है घोड़े बेचकर। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी काम नहीं करेगा, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, उसको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा कैपिटल में, और जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? शेयर करेगा अपना प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो यानी कि जो स्लीपिंग है वो सो रहा है, तो सोते वक्त वो क्या काम नहीं कर सकता? वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, उसको भी कंट्रीब्यूट करना है कैपिटल में, और उसको भी प्रॉफिट लॉस में शेयर रखना पड़ेगा, राइट। एक और चीज़
कि ही इज़ बाउंड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर पार्टनर्स, वो बाउंड होता है अदर पार्टनर्स की एक्टिविटीज़ से। और ये वैसे पॉइंट इररिलेवेंट है यहाँ पर, क्योंकि सारे ही पार्टनर्स एक दूसरे की एक्टिविटीज़ से बाउंड होते हैं। एक ने कुछ किया, ये मैंने आपको फीचर्स में भी पढ़ाया था, या फिर मेरिट्स में किसी में, कि एक ने कुछ किया तो दूसरे को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लीपिंग समझ में आ गया। अब बात आती है सीक्रेट पार्टनर की। सीक्रेट नाम से समझ आ रहा है कोई चीज़ जो छुपी हुई हो, ठीक है। ये सारे वही पार्टनर्स हैं, ऐसे हैं जो आप नाम से समझ सकते हो। एक्टिव समझ लिया, स्लीपिंग समझ लिया, सीक्रेट मतलब जो छुपा हुआ हो। तो ये कैसा पार्टनर होता है भाई? हुज रिलेशन विद द फर्म इज़ नॉट नोन टू आउटसाइडर्स, यानी कि किसी को नहीं पता होगा बाहर के लोगों को। मान लो 5 पार्टनर्स हैं, उन पाँचों में से एक चौथा, मतलब एक पाँचवा जो है वो सीक्रेट पार्टनर है, ठीक है। तो जो 5 पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग द सीक्रेट पार्टनर, उनके अलावा किसी भी छठे इंसान को या आउटसाइडर को नहीं पता होगा कि वो जो 5वां बंदा है वो भी एक पार्टनर है। दुनिया की नज़रों में सिर्फ 4 पार्टनर्स हैं, 5वां तो है ही नहीं क्योंकि वो सीक्रेट है। तो ये ऐसा पार्टनर होता है जिसका रिलेशन इज़ नॉट नोन टू आउटसाइडर्स, सिंपल, एंड उसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा और वो भी पार्टिसिपेट करेगा। और जब वो कंट्रीब्यूट करेगा तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेगा। डन। तो एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट हो गया। अब बात आती है नॉमिनल की। नॉमिनल यहाँ पर क्या है? जस्ट अ सेकेंड। One eternity later. तो अब हम समझते हैं नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। नॉमिनल पार्टनर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखो, नॉमिनल पार्टनर की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे: पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका लाइबिलिटी। तो ये जो बंदा है ना आपका नॉमिनल पार्टनर, इसके पास ये चारों ही चीज़ें नहीं होती, यानी कि ना ही वो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल में, ना ही उसका शेयर होगा प्रॉफिट लॉस में, ना ही वो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होगी, यानी कि लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। बाकी 3 में हमने क्या पढ़ा? तीनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, भले ही वो एक स्लीपिंग वाला सो रहा था, वो सीक्रेट वाला छुपा हुआ था, फिर भी उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, पर इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होगी, यानी कि इसके पास वो जो चारों हमारे पॉइंट्स थे वो नहीं है। तो फिर ये पार्टनर किस बात का है? ये क्या कर रहा है यहाँ पर फॉर्म में? जब ये कुछ कर ही नहीं रहा तो फिर ये क्यों है पार्टनर? ये चीज़ समझनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ही इज़ नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो रियल पार्टनर नहीं होता फर्म का। तो कैसा पार्टनर होता है? वो बस क्या करता है, अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी रेपुटेशन, अपनी शान वगैरह, अपना नेम, फेम, ये सब दे देता है फर्म को, उन पार्टनर्स को, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ये याद रखना है, वो रियल पार्टनर नहीं है, और रियल पार्टनर ना होने के नाते वो इन चारों में से कोई काम नहीं करेगा। और वो क्यों करता है ये सब? वो अपना सिर्फ नेम और फेम दे देता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। ही इज़ लाइबल टू द आउटसाइडर्स फॉर द डेट्स। उसकी लाइबिलिटी हालांकि लिमिटेड है, पर वो बाकी जो डेट्स हैं उनके लिए लाइबल होता है। अब देखो ये चीज़ अभी ज़रूर आपको समझ नहीं आ रही है, आप दोनों टाइप्स पढ़ो इसके जो हैं, वो फिर आप समझ जाओगे, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। देखो 2 टाइप्स क्या आते हैं वैसे, एक तो ये एक्टिव पार्टनर था, स्लीपिंग पार्टनर पढ़ लिया, सीक्रेट पार्टनर पढ़ लिया, नॉमिनल पार्टनर पढ़ लिया। अब बचे हैं नॉमिनल के 2 टाइप्स। तो पहला टाइप है आपका नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल, दूसरा है नॉमिनल पार्टनर बाय आपका होल्डिंग आउट, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं। अब इन दोनों ही टाइप्स को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। देखो ये दोनों ही टाइप्स में आपको एक कहानी की फॉर्म में समझाती हूँ। अभी तो टाइम है, चलो 26 मिनट हुए हैं, ओके। तो ये दोनों ही टाइप्स है ना, मैं आपको कहानी की फॉर्म में समझाती हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू। लेट अस सपोज मेरे ना कोई स्टूडेंट्स हैं, मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म ओपन किया, राइट। अब वो पार्टनरशिप फर्म उन्होंने ओपन किया, उन्होंने पार्टनरशिप की, वो गए बैंक के पास लोन देने, तो बैंक ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बैंक नहीं जानती थी उनको, उनका बिजनेस भी नया था, उनकी पार्टनरशिप फर्म नहीं थी, तो बैंक ने उनको लोन नहीं दिया। अब वो भागे भागे आए रुचिका मैम के पास, उन्होंने कहा कि मैम बैंक हमको लोन नहीं दे रही है, तो आप हमको लोन दिलवा दो, ठीक है, आप हमको लोन दिलवा दो।
तो मैं भी उन लोगों के साथ गई, यानी कि 4 लोग पार्टनरशिप वाले और मैं अलग, ठीक है। मेरा बैंक से क्या है, अच्छा रिलेशन था, मेरा अकाउंट उसी बैंक में था और मैं बहुत टाइम से अपना अकाउंट मैनेज कर रही थी उसमें, और मैंने कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं किया था, तो मतलब मेरे अच्छे रिलेशन थे, राइट। अब जब उन्होंने मेरी शक्ल देखी, वो मुझे पहचाने और मेरा बिहेवियर, मेरा कॉन्डक्ट उनकी तरफ ऐसा था कि मैंने ऐसा इम्प्रेशन छोड़ा जिससे कि उन्होंने उसको लोन दे दिया पार्टनरशिप फर्म को। तो यानी कि ये कैसा पार्टनर होता है, अ पर्सन हु गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर्स। मैंने क्या किया, इम्प्रेशन ऐसा छोड़ा अदर्स पे, यानी कि बैंक पर, दैट ही और शी इज़ अ पार्टनर। उनको लगा होगा कि ये भी पार्टनर है, ये भी तो लोन मांगने आई है इनके साथ, तो ऑब्वियसली उनको लगा होगा ये पार्टनर है, ठीक है। तो ही और शी इज़ अ पार्टनर ऑफ द फर्म थ्रू हिज हर ओन इनिशिएटिव, कॉन्डक्ट और बिहेवियर। यानी कि मैंने जाके ऐसा कुछ बिहेवियर किया, ऐसा कुछ कॉन्डक्ट किया जिससे कि उन पर ये इंप्रेशन पड़ा कि मैं भी पार्टनर हूँ, तो उन्होंने उसको लोन दे दिया। मैं रियल पार्टनर तो नहीं हूँ, जस्ट अभी हमने पढ़ा ना, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, ही इज़ नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। वो बस क्या करता है, अपना नाम और फेम देता है, नेम और फेम देता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। तो मैंने भी तो यही यूज़ किया, मैंने भी तो यही किया, मैंने बस अपनी शक्ल दिखा दी, वो मुझे जानते थे अच्छे से, अच्छा ठीक है भाई, तब तुम इनको क्या कहते हैं, हम इनको लोन दे देंगे। तो इस वजह से उनको लोन मिल गया। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो पार्टनर होता है, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए ना, एक तो है आपका पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन, एक है आपका कैपिटल में कंट्रीब्यूशन, एक है आपका प्रॉफिट और लॉस में शेयर, और दूसरा है चौथा है आपका लायबिलिटी, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स मैंने बताए। तो अब क्योंकि मैं रियल पार्टनर नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है उन 4 बच्चों की फर्म से, तो क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी उनके मैनेजमेंट में? ऑब्वियसली नहीं। मैं क्यों देख रेख करूँगी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उसमें पैसे लगाऊंगी क्या? नहीं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो मेरी फर्म ही नहीं है, तो मैं कैपिटल भी नहीं दूँगी। और जब मैं कैपिटल नहीं दे रही, तो क्या वो मुझे अपना प्रॉफिट और लॉस मेरे साथ शेयर करेंगे? नहीं करेंगे। ना तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे और ना मैं लॉस शेयर करूँगी उनका फ्री फंड में, ठीक है। और लायबिलिटी, क्या मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड? ये पॉइंट है। यहाँ पर लायबिलिटी कैसी होगी मेरी? अनलिमिटेड होगी, ठीक है, अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड क्यों होगी? मैं पार्टनर तो हूँ नहीं, पर अनलिमिटेड इसीलिए होगी क्योंकि मेरे बिहेवियर को देख के, मेरे कॉन्डक्ट को देख के ही तो उन्होंने लोन दिया। अगर मैं नहीं होती तो उनको लोन नहीं मिल रहा था, पर मेरे बदौलत उनको लोन मिला है। तो अगर वो चारों लोग, मान लो उनकी फर्म डूब रही है, तो और बैंक वाले मेरे घर पे आके ठक ठक करेंगे कि भाई लोन रीपे करो, लोन रीपे करो, तो मुझे वो मेरा घर भी छीन सकते हैं। वो कहेंगे कि तुमको देख कर ही तो अपन लोगों ने लोन दिया था, है कि नहीं? तो इसीलिए ये होता है आपका नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये रियल पार्टनर नहीं होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स, और ये भी रियल पार्टनर नहीं है। इसका देखो एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। मान लो कोई बच्चा है आपकी कॉलोनी में, ठीक है, वो कुछ दुकान पे लेने गया, पैसे मांगने गया कहीं, ठीक है, कहीं दुकान से पैसे मांगने गए, मान लो किसी दुकान से या किसी और अंकल से, दूसरे अंकल से पैसे मांगने गए। अब उसको पैसे नहीं मिले, पर फिर वो आपको लेकर गया। अब आपका उस बच्चे से कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ना, बस वो आपके अपार्टमेंट में रहता है, आपकी कॉलोनी में रहता है मान लो, तो वो आपको लेकर के गया। अब आपकी उस अंकल से ज़रूर जान पहचान थी, अच्छी खासे टर्म्स थे, तो आपकी शक्ल देख के उन्होंने सोचा कि ये तो इसके साथ है, शायद इनका कोई रिलेशन है। ऐसे ही इनमें लगा कि शायद ये लोग पार्टनर्स हैं आपस में, तो इसीलिए उस अंकल ने उस बच्चे को पैसे दे दिए। अब मान लो वो बच्चा गायब हो गया 10 दिन बाद, वो पैसे लेके भाग गया उनके, तो वो अंकल आके आपको पकड़ेंगे ना कि भाई साहब मैंने तो आपके कहने पर लोन दिया था, मतलब आपके कहने पर पैसे दे दिए थे उसको, अब आप लाओ पैसे मेरे को, आप वापस करो। ऐसे होता है कि नहीं? तो ये वही कहानी है, सिंपल है, ठीक है। तो आप बस ये एग्जाम्पल याद रखो, ये होता है एस्टॉपल, राइट, समझ आया? अब हम बात करते हैं हमारे नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की। होल्डिंग आउट क्या होता है? होल्डिंग आउट भी देखो वही नॉमिनल पार्टनर है, क्योंकि तो ये रियल पार्टनर तो है नहीं। तो ये कैसा पार्टनर है? अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्चुअली अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट knowingly allows himself या herself to be represented as a partner of the firm। जैसे कि मान लो अगेन मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक वो खोली, फर्म खोली, पार्टनरशिप फर्म।
अब जब उन्होंने पार्टनरशिप फर्म खोली तो उनको क्या चाहिए था, उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम रुचिका मैम का नाम यूज़ करते हैं, वो बहुत जानी मानी हैं, उनका काफ़ी नाम है, उनके पास फेम है, तो क्या होगा, हमारी भी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, हमारा भी प्रोडक्ट बिकेगा, इससे हमारा फ़ायदा होगा कुल मिला के, ठीक है, हमको फ़ायदा होने वाला है, तो हम उनका नाम यूज़ कर लेते हैं। अब जब उन्होंने मेरा नाम यूज़ किया, मुझे पता है कि उन्होंने मेरा नाम यूज़ किया, उन लोगों को पता है कि उन्होंने मेरा नाम यूज़ किया, और बाकी सब दुनिया को पता है कि उन्होंने मेरा नाम यूज़ किया। पर पॉइंट इज़ कि मैंने यहाँ पर उनसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने उनको नहीं बोला उस टाइम पे कि नहीं तुम मेरा नाम नहीं यूज़ कर सकते, मैंने उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर इससे उनको फ़ायदा हुआ। अब ये तरह की जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है, नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कहते हैं, ठीक है, तो ये कैसा पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जो कि क्या है, असली में पार्टनर तो है नहीं, बट ही नोइंगली अलाउज हरसेल्फ या हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, अब बात आती है फिर से यही 4 पॉइंट्स की, तो क्या वो पार्टिसिपेट करेगा, नहीं, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। क्या वो कैपिटल में हिस्सेदारी रखेगा, नो, वो क्यों अपना वो देगा पैसा वैसा। क्या वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा, नहीं, वो ये भी काम नहीं करेगा। क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड, तो भाई उसकी भी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड क्यों होगी, क्योंकि उसने क्या किया, जब उसको पता था उसका नाम दिया जा रहा है तो उसको मना करना चाहिए था ना, उसको मना करना चाहिए था कि ये लोग मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं, मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ इनका, ये लोगों ने कैसे मेरा नाम इंक्लूड कर दिया। उसको भले एक अखबार में पब्लिश करवाता, एक न्यूज़ चैनल को बताता, इतना बड़ा जाना माना है, तो उसको करना चाहिए था, पर उसने नहीं किया, ये उसकी गलती रही। जब ये उसकी गलती रही या जो भी उसने जान करके नहीं किया ये काम, तो इसीलिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो एस्टॉपेल में क्या होता है, आपका एस्टॉपेल में क्या बताया था मैंने कि बिहेवियर या कॉन्डक्ट याद रखना है, एस्टॉपेल में बिहेवियर कॉन्डक्ट, ठीक है, अपने बिहेवियर से मैं ऐसे इंप्रेशन छोड़ूंगी कि मैं पार्टनर हूँ और मेरी बदौलत उनको लोन मिल गया। और इसी तरह होल्डिंग आउट में क्या होता है, नोइंगली मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करवाऊंगी एज द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। इन सब में पार्टनरशिप बोल रही हूँ, पार्टनरशिप, इन सारी दोनों तरह की पार्टनरशिप में क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपेल में और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में पार्टिसिपेशन नहीं होता मैनेजमेंट में, ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही हम प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, पर हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी दोनों में ही, राइट। सो आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारे टाइप समझ आ गए ना, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट और आपका नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल के 2 टाइप्स हैं, एक एस्टॉपेल और एक होल्डिंग आउट, राइट। अब इसके बाद देखो यहाँ पर एक चार्ट है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं बहुत अच्छे से, और ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है। अब ये चार्ट देखो क्या बता रहा है, एक तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बता रहा है ये, इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर में आपको ये दे रखा है, एक्टिव पार्टनर, आपका स्लीपिंग, सीक्रेट और आपका क्या कहते हैं, नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल में 2 हो गए आपके, एस्टॉपेल और होल्डिंग आउट। इन ये जो कितने हो गए, 6 पार्टनर्स हो गए, 6 तरह के पार्टनर्स। इन सभी का आपको क्या क्या दिया हुआ है कि इनका कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, इनका मैनेजमेंट कैसा होगा, पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, इनका प्रॉफिट लॉस में शेयर होगा कि नहीं, और इनकी लायबिलिटी कैसी होगी। यही 4 पॉइंट्स मैंने आपको बोला था ना, यही 4 पॉइंट्स रटने हैं, तो सिंपल है, जल्दी जल्दी देखो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखो, अभी इन तीनों को छोड़ दो, नॉमिनल, पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टॉपेल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी कि नॉमिनल और उसके जो दोनों टाइप्स हैं इनको छोड़ दो, सिर्फ पहले 3 पढ़ो शुरू के, एक्टिव, स्लीपिंग और सीक्रेट। तो इन तीनों में ही कंट्रीब्यूशन रहता है कैपिटल में, तीनों का ही। एक्टिव का तो रहेगा ही, और स्लीपिंग भले ही वो सो रहा है वो फिर भी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा, और सीक्रेट भले ही छुपा हुआ है वो फिर भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तीनों, तो इनका प्रॉफिट लॉस में शेयर होता है, तीनों का ही प्रॉफिट लॉस में शेयर है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में शेयर वगैरह हो गया, ठीक है। अब बात आती है मैनेजमेंट की, तो क्योंकि वो एक बंदा एक्टिव है तो एक्टिव पार्टनर तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। एक्टिव पार्टनर, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपका एक्टिव पार्टनर है वो क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। स्लीपिंग पार्टनर जो है वो सोया हुआ है, तो वो कहाँ से पार्टिसिपेट करेगा, तो यानी कि ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट।
सीक्रेट पार्टनर कैसे पार्टिसिपेट करेगा? पार्टिसिपेट तो करेगा पर सीक्रेटली पार्टिसिपेट करेगा। तो नाम से समझ आ रहा है, एक्टिव है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्लीपिंग है तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, और अगर आपका सीक्रेट पार्टनर है तो वो सीक्रेटली पार्टिसिपेट करेगा। अब बात आती है इनकी लायबिलिटी की, ठीक है। तो इन तीनों की ही लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लायबिलिटी तीनों की ही अनलिमिटेड है, ये तीनों हो गए। अब बात आती है देखो नॉमिनल की, नॉमिनल और उसके दोनों टाइप्स, एस्टोपेल और होल्डिंग आउट। तो मैंने क्या बताया, ये जो नॉमिनल होता है ये 3 चीज़ों में काम नहीं करता, पार्टिसिपेशन में, कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में और प्रॉफिट लॉस में। लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड ही रहती है, लिमिटेड नहीं रहती। तो ये 3 चीज़ों में काम नहीं करेगा। तो यानी कि ये तीनों ही, यानी कि नॉमिनल और उसके दोनों टाइप्स भी तो उसी के जैसे ही होंगे ना, तभी तो वो टाइप्स हैं उसके। तो यानी कि तीनों ही क्या करेंगे, ना ही आपका कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये तीनों ना ही आपके पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रियल पार्टनर्स हैं ही नहीं। फिर ना ही ये आपका प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, और इनकी पर लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी। ये क्यों होगी, मैंने अभी आपको एग्जांपल से बता दिया। तो बस ये एक पॉइंट एक और याद रख लो कि लायबिलिटी सबकी देखो अनलिमिटेड है, ठीक है। आप कोई सा भी पार्टनर उठा लो, सबकी ही लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड रहेगी, बाकी चीज़ें आप नाम के हिसाब से कर लो, ठीक है। नॉमिनल और उसके दोनों टाइप्स में क्या है, पार्टिसिपेशन नहीं है मैनेजमेंट में, कंट्रीब्यूशन नहीं है कैपिटल में, प्रॉफिट लॉस में शेयर नहीं है, लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है, और बाकी चीज़ें जो हैं एक्टिव, स्लीपिंग और सीक्रेट का, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। सिंपल है, बहुत इजी था, फटाफट से हो गया है। या तो अभी इसके बाद एक जल्दी से हम छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं फटाफट से। एक टाइप बच जाता है आपका, वो है आपका माइनर पार्टनर, ठीक है। कौन सा है, माइनर पार्टनर, ठीक है। अब देखो माइनर का मैं जल्दी से बता देती हूँ, इतनी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीड कर लेना आपस अपने आप। माइनर पार्टनर, माइनर कौन होता है, जो कि ऐसा बंदा हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो कि 18 से छोटा है। तो जनरली ये जो माइनर है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ पार्टनर, उसको पार्टनर की तरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता। किसके तहत, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। बट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी कि मान लो 5 पार्टनर्स हैं, उन 5 पार्टनर्स में से 5 के बच्चे हैं जो कि 18 से छोटे हैं, ठीक है, 5 के ही, यानी कि 10 लोग हो गए ना, 5 पार्टनर्स और 5 और उनके बच्चे। तो वो बच्चे जो है ना, हालांकि वो पार्टनर्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो भी 18 से छोटे हैं, पर उनको जो भी फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे मतलब प्रॉफिट जो भी है वो उनके हिस्से में ज़रूर आएगा, यानी कि उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लॉस हिस्से में नहीं आएगा, उनके सिर्फ प्रॉफिट हिस्से में आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब क्योंकि वो 18 से छोटे हैं, तो देखो ऐसे समझो उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या वो आपका कैपिटल में उनका शेयर होगा? भाई उनके पास पैसे ही नहीं है तो उनके पास कोई शेयर नहीं होगा, ठीक है। क्या वो पार्टिसिपेशन होगा उनका, पार्टिसिपेशन इन डे टू डे एक्टिविटीज़ या फिर आपका मैनेजमेंट, तो वो भी नहीं होगा। फिर बात आती है कि प्रॉफिट और लॉस में क्या उनका शेयर होगा? तो भाई उनका प्रॉफिट में तो शेयर होगा, या मैंने क्या बताया, बेनिफिट्स मिलेंगे, पर लॉस में शेयर उनका नहीं होगा। फिर बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये सारे काम वो ये नहीं करेंगे। अब क्या होता है, जैसे ही वो 18 से ऊपर आ गए, यानी कि वो माइनर से मेजर में आ गए, तो उनको क्या कहते हैं, ये समझ लो, उनको एक सर्टेन टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उनको ये बताना पड़ेगा, एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा कि हम इस पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं या नहीं। मान लो 18 साल के बाद, बड़े होने के बाद वो नहीं रहना चाहते हो, तो उनको पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो चाहते हैं रहना उसमें पार्टनरशिप में या नहीं चाहते हैं। पर अगर वो उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर नोटिस जारी नहीं करके बताते, तो हम यही खुद से अज्यूम कर लेंगे कि हाँ वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी हिज लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड। अब देखो पहले जो लाइबिलिटी थी, ये इसकी बात नहीं करी हमने, पहले जो इनकी लाइबिलिटी थी वो कैसी थी, लिमिटेड थी, क्योंकि भाई
इनके पास खुद से तो पैसा है नहीं है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करें, तो इनकी ज़मीन जायदाद कहाँ से आएगी? अभी तो इनके पापा लोग हैं ना पार्टनर्स, तो तब इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड थी। पर जैसे ये मेजर हो जाते हैं तो ये कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका पार्टिसिपेशन भी होता है, ये लोग प्रॉफिट के साथ लॉस भी शेयर करेंगे और इनकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है माइनर पार्टनर्स के बारे में। सिंपल सा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि जो भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, कैसे बनती है। देखो पार्टनरशिप क्या है? कोई भी दो लोग हैं, मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए ना पार्टनर बनने के लिए, एक तो अपना पार्टनर बन नहीं सकता, तो ये दो या दो से ज़्यादा लोग, मिनिमम दो लोग किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू आप कह सकते हो पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, या तो वो ओरल भी हो सकता है या वो रिटन भी हो सकता है, बट जनरली लोग क्या प्रेफर करते हैं? रिटन हो। रिटन क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि लिखित में चीज़ें हों। ऐसे होता है ना, हम कहते हैं कोई हाई फाई चीज़ें होती हैं तो हम उनका रिटन में पर्ची मिलती है ना उनकी, या फिर कोई एक एग्रीमेंट साइन करते हैं तो रिटन में हम प्रेफर करते हैं, जिससे कि बाद में बंदा कोई धोखाधड़ी ना कर दे हमारे साथ। तो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी, बट जनरली हम प्रेफर करते हैं रिटन। अब इस फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, बट जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनकी जो फॉर्म है ना वो रजिस्टर हो जाए, ठीक है, हो जाए, क्योंकि अगर नहीं हुई तो उनको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब ये मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ। देखो इसको मत रीड करो, पहले मेरी बात सुनो। क्या है, मान लो ये पार्टनर है, ठीक है, इस फॉर्म का, और ये इसकी फर्म है, राइट, ये है इसकी फॉर्म जो कि अभी अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, और ये है इसी फर्म का पार्टनर, और इसके अलावा और भी पार्टनर्स होंगे वो भी इसी फर्म में है, ठीक है, राइट, डन। अब क्योंकि ये फर्म जो है अभी अनरजिस्टर्ड है, क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड होने के वजह से ये जो पार्टनर है ये इस फर्म पे कोई भी केस उसके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये पार्टनर इस फर्म के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। मान लो कोई बात जाती है, केस फाइल करना पड़े तो नहीं कर सकेगा। और ये जो फर्म है ये भी अपने इस पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकेगी। मान लो ये जो पार्टनर है ये धोखाधड़ी करते था, बीच में डेटा लीक कर दिया, किसी और फर्म को दे दिया, तो इसको बाहर निकाल के इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, बाहर निकाल देंगे पर केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्म खुद ही अनरजिस्टर्ड है। तो दो पॉइंट समझ आ गए, ना तो पार्टनर कुछ कर पाएगा, कोई केस फाइल कर पाएगा अगेंस्ट फर्म के, और ना ही फर्म कुछ कर पाएगी किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट। डन। अब ये जो पार्टनर्स हैं और बाकी के आपस में, ये भी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट हो गया, या इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट्स क्या है, ना तो फर्म आपके पार्टनर के अगेंस्ट कर पाएगी, ना पार्टनर आपका फर्म के अगेंस्ट कर पाएगा, और जो पार्टनर्स हैं वो आपस में भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आता है कि एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर्स फॉर द रिकवरी ऑफ द क्लेम। कुल मिला के ये जो आपकी फर्म है ये किसी और थर्ड पार्टी, कोई भी आपका मतलब कह लो आउटसाइडर है, उसके अगेंस्ट भी नहीं कर पाएगी, किसी दूसरी फर्म के अगेंस्ट भी नहीं कर पाएगी। तो कुल मिलाकर के ये कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। ना तो पार्टनर्स फर्म के ऊपर कर पाएंगे कोई केस, ना फर्म पार्टनर्स के ऊपर कर पाएगी कोई केस, ना पार्टनर्स आपस में कोई एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, और ना ही ये फर्म किसी और दूसरी पार्टी या दूसरे फर्म पर या फिर किसी आउटसाइडर पर केस कर पाएगी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं, मतलब जो पार्टनर्स, कि फर्म को रजिस्टर करा लें, ठीक है, जिससे कि हम ये सारे काम कर सकें, राइट। तो वैसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर अगर नहीं किया तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसके बाद आता है कि प्रोसीजर क्या है, अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो जब हम बात करते हैं उसके प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में क्या आता है, देखो पार्टनरशिप का जो फर्म है वो कभी भी रजिस्टर की जा सकती है। इट कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम, जब लोगों का मन हो, जब पार्टनर्स खुद से कंसल्ट करें, डिसाइड करें चलो रजिस्टर करा लें। अब रजिस्टर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक फॉर्म मिलेगा, वो उस फॉर्म को फिल करना है, उस फॉर्म को फिल करके रजिस्ट्रार के पास देना है, ठीक है।
ये आपके पास एक फॉर्म है, राइट, ये हो गया आपका फॉर्म, और फॉर्म के साथ में एक फ़ीस होती है उस फॉर्म की या जो भी है मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की। इन दोनों को मिला के किसके पास देना है? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास दोगे, वो सारी ही चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपकी देखेगा और आपकी फॉर्म को रजिस्टर कर देगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन देखेगा? ये सारी इन्फॉर्मेशन। क्या क्या? फॉर्म का नाम क्या है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है जहाँ पर मतलब वो फॉर्म बनी है, एड्रेसेस ऑफ द ब्रांच ऑफिसेस जो भी उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके क्या क्या एड्रेस हैं, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, जो भी 5 या 6 या जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने कब कब अपना मतलब कह लो पार्टनरशिप स्टार्ट करी, कब कब उन्होंने एंटर किया पार्टनरशिप में। ज़रूरी नहीं ना पांचों ने एक साथ किया हो, मान लो 2 ने अलग से किया हो किसी दिन, ऐसे। फिर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सबका नाम पता सब कुछ, और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, यानी कि कितना टाइम हो गया है फर्म को। सिंपल है, फर्म का नाम, उसका हेड ऑफिस, उसका ब्रांच ऑफिस का एड्रेस, और कब कब वो पार्टनर से एंटर किया है, उनका नाम पता, और फर्म को कितना टाइम हो गया है। ये सारी चीज़ें देखेगा, वही सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, फिर वो आपका जो फर्म है उसको रजिस्टर कर देगा। सिंपल है, ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब एक और टर्म आता है पार्टनरशिप डीड, और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम वीडियो एंड कर रहे हैं, डोंट वरी। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखो मैं ये सारे टॉपिक्स अभी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, फिर वो घूमता रहेगा। इसके बाद पार्टनरशिप वाला आपका टॉपिक ख़त्म है, राइट। पार्टनरशिप डीड क्या है? डीड का मतलब क्या होता है? डीड इज सिंपली एन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड किसे हम कहते हैं? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे कि ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, और इसके लिए आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है, ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, इस तरह का आपका रूल्स होंगे, इस तरह के रेगुलेशंस होंगे। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक एग्रीमेंट होता है ना, जैसे हम कहीं किसी किराए के घर में रहते हैं, जिसका किराए का घर होगा उसको पता भी होगा, तो एक रेंट डीड वो लोग साइन करवाते हैं, यानी कि रेंट एग्रीमेंट। उसमें लिखा होता है कि हर 11 महीने बाद आपका इतना % किराया बढ़ेगा, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे रखा है तो उसमें ये भी लिखा होगा कि इतने टाइम तक घर छोड़ना है, कौन कौन रह रहा है, वो घर किसके नाम पर है, कौन किराएदार है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, XYZ, टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट्स, ड्यूटीज़, आपका रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग, वो सारी ही चीज़ें आपकी पार्टनरशिप डीड में होंगी। ये एक स्टैम्प्ड पेपर होता है जिसमें सारी ही चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं कॉमन चीज़ें जो आप देख सकते हो क्या क्या होती हैं, कि पहली बात तो फर्म का नाम क्या है, नेम ऑफ द फर्म, ठीक है। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, मतलब वही उनके पार्टनर्स का नाम पता। नेम ऑफ द बिजनेस, फर्म का यानी कि बिजनेस का नाम क्या है, वो बिज़नेस है कहाँ पर, फर्म आपकी है कहाँ पर, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। अब देखो वो रजिस्ट्रेशन वाला कंटेंट इसमें मत घुसा देना, या फिर इसका कंटेंट उसमें मत घुसा देना। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें चाहिए। पर ये पार्टनरशिप डीड है, जब आप पार्टनरशिप में ही एंटर कर रहे हो, फर्म में ही एंटर कर रहे हो, तो बहुत सारी डिटेल्स चाहिए। उसमें तो क्या था, पार्टनरशिप थी ऑलरेडी, बस आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो कम चीज़ें चाहिए थी, बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हर किसी का, मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, ठीक है, डन। यानी कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, हर किसी की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं मैनेजमेंट, फर्म के मैनेजमेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, यानी कि जितना उन्होंने पैसा लगाया है उस पर उनको कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें, सैलरी कितनी होगी हर पार्टनर की, प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, यानी कि रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, रिटायर हो जाता है अगर कोई बंदा तो क्या करेंगे, डिसोल्यूट करनी है फर्म यानी कि तोड़नी है पार्टनरशिप तो क्या करेंगे, क्या प्रोविज़न है, क्या उसके रूल्स हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख लेते हैं। और ये जो पार्टनरशिप डीड है यानी कि जो एग्रीमेंट है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, पर क्योंकि भाई इतना तामझाम है और ये बिज़नेस संभालना छोटी मोटी बात नहीं होती, तो हम रिटन ही प्रेफर करते हैं। एंड इसी के साथ आपका पार्टनरशिप वाला टॉपिक ख़त्म होता है। वैसे मैंने और भी चीज़ें रखी थी साथ में, जैसे पार्टनरशिप और आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बीच का डिफरेंस, और आपका पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच का डिफरेंस, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।